नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो आर्टिकल रहेगा आज के डिस्कशन में, स्टाइलिंग पीएम्स कैवलकेड। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला अभी रिसेंट, जो पंजाब में रैली करने के लिए वो जा रहे थे उस टाइम पर, तो उसमें ऑफिशियल्स की क्या जवाबदारी बनती है वो। ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स कम है, मुद्दे की बात बहुत फोकस्ड है, तो वो हम देखेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम देखेंगे इरेटिक इंटरप्रिटेशन। इसमें हम जानेंगे जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको हमारे इंडिया में किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और उसमें जुडिशरी या फिर पर्टिकुलरली हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहता है, ये जानेंगे। एक आर्टिकल रहेगा द यूरेशियन टर्मोइल, कि किस तरीके से अभी यूरेशियन रीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम मैप देख लेते हैं एक बार यूरेशियन रीजन का। देखो, यूरेशिया में ये वाला एरिया आ जाता है, जो यूरोप और एशिया के बीच का जो एरिया है वो सारा आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो रशिया यूरेशियन कंट्री है सबसे बड़ा, जो कि यूरोप में भी आ जाता है और एशिया में भी आ जाता है। इसके अलावा बेलारूस की भी हम बात करेंगे इस आर्टिकल में, यूक्रेन की भी बात करेंगे। इसमें मेन पर्पस क्या है कि जो कंट्रीज़ के नेम आ रहे हैं वो आपको जोड़ ना लगाना पड़े, तो इसलिए पहले ही हम सब देख लें। देखो, पोलैंड यहाँ पर लोकेटेड है, ये है बाल्टिक सी। ठीक है, पोलैंड की भी कॉस्ट शेयर होती है। इसके अलावा लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये 3 और कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी कोस्टल लाइन शेयर करते हैं बाल्टिक सी के साथ में। इसके अलावा बेलारूस की देख लो और यूक्रेन की बात कर लो। यूक्रेन रशिया के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है, इधर हंगरी, रोमेनिया इनके साथ इधर भी करता है। बेलारूस भी इधर देख ही सकते हो, पोलैंड को आपने ऑलरेडी देख ही लिया। इसके अलावा कजाकिस्तान की बात भी हम करेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, जहाँ पर अभी आपको पता है कि एक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है ज़बरदस्त वाला, जिसमें 160 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो कजाकिस्तान चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा 4 और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिनके नाम देखोगे तो एक तो उज़्बेकिस्तान आ गया, ये तुर्कमेनिस्तान, इधर ये किर्गिज़स्तान, और ये इधर आ गया तजिकिस्तान। ठीक है, तो ये मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस मैप को मैं शेयर कर दूंगा तो आप ज़रूर एक बार देख लेना। फर्स्ट आर्टिकल है द यूरेशियन टर्मोइल। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। इनका ये कहना है कि अभी जो कजाकिस्तान में जिस तरीके का वायलेंट आउटब्रेक देखने को मिला, वायलेंस देखने को मिली, विरोध हो रहा है वहाँ पर रिजीम का, वहाँ पर सरकार का, जिसके चलते 160 लोगों की डेथ हो गई, 6000 से ज़्यादा अभी तक लोगों को जेल में डाला जा चुका है। तो ये जो टर्मोइल है, ये जो अशांति है, ये पूरे यूरेशियन रीजन में देखने को मिल रही है। कोई कजाकिस्तान की ही बात नहीं कर सकते। इसके अलावा हम जो अभी मैप हमने देखा, जहाँ पर सेंट्रल यूरोप से लेकर के मंचूरिया, चाइना तक आप देख सकते हो, ये पूरा फैला हुआ जो एरिया है, इसको ज्योग्राफिकली स्टेपी एरिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज है जहाँ पर गेहूँ बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया ही कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का अभी सामना कर रहा है। अब इस क्राइसिस में बेलारूस भी है, तो यूक्रेन भी है, तो कॉकेसस वाले एरिया में जितने भी हैं, कॉकेसस माउंटेन वाले एरिया में, या फिर कजाकिस्तान की बात हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। तो ऐसे में इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक लॉजिक्स हैं और कुछ ट्रेजेक्ट्री भी हम ड्रॉ करेंगे। देखो, इसमें सबसे मेन जो पॉइंट है वो है, एक तो यूरेशियन रीजन में रशिया की डोमिनेंस या रशिया का जो इन्फ्लुएंस है उसका इम्पैक्ट होना। ठीक है, इसके अलावा कजाकिस्तान में आज वैसे देखा जाए तो 1991 से जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसी में से तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स निकल के आए थे। अब इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का सोचना ये है कि हमारे यहाँ पर रशिया की डोमिनेंस तो चले नहीं, क्योंकि हमने कैसे जैसे यूएसएसआर से पीछा छुड़ाया है, पर दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि वो जब कभी भी इंस्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पर रशिया के अलावा कोई रिलायबल ऑप्शन उनको दिखता नहीं है। तो ऐसे में कजाकिस्तान की सिटी, ठीक है, अमेठी या ऑलमेटी के अंदर जो अभी रिसेंट जो प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें अल्टीमेटली हुआ क्या, मॉस्को से मिलिट्री इंटरवेंशन बुलाना पड़ा कि नहीं, मतलब रशियन मिलिट्री कजाकिस्तान की रोड पर आकर के और फिर बाद में शांति स्थापित करने की कोशिशें कर रही हैं। देखो आप, दूसरी तरफ यूएस के साथ में रशिया है, वो बातचीत कर रहा है यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, जहां पर आपको पता है यूक्रेन में क्रीमिया वाला मुद्दा ऑलरेडी आपको पता है ही, जिसमें रशिया ने टेक ओवर कर लिया था, मिलिट्री एनेक्सेशन किया था 2014 में।
और उसके बाद में वेस्ट और रशिया के बीच की रिलेशंस भी इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। पर अभी यूक्रेन की बॉर्डर के पास में फिर से रशिया ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, तो उस चीज़ को लेकर के भी कहीं ना कहीं टेंशन चल रही है। तो ये भी एक तरीके का इक्वेशन निकल के आ रहा है। तो इसमें बोला हमें 5 ब्रॉड थीम्स समझनी होगी कि क्या यूरेशियन अरेंजमेंट्स में अभी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सबसे पहली थीम तो ये कि जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है यूरेशियन स्टेट्स का, मतलब यूरेशियन कंट्रीज़ का, जो कि यूरोप और एशिया के बीच में लोकेटेड है, उनमें कहीं ना कहीं वीकनेस है। मतलब एक कह सकते हैं ना कुछ कमियां रह पा रही हैं, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जो हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जब 1991 में हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी ना, ऐसा टाइम, एक वाटरशेड ईयर था ये 1991, जिस टाइम पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना हुआ था, उधर वॉल ऑफ बर्लिन उसका डिक्लाइन होना हुआ था, इधर गल्फ वॉर था वो अपने आप में पीक पे था, इधर आप देख सकते हो तालिबान था वो अपने आप में पकड़ बना चुका था ज़बरदस्त अफगानिस्तान में, और हमने भी एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का जो सिस्टम था, इसका इतना ज़्यादा पकड़ नहीं रही। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन में कहा गया था कि इनइक्वालिटीज़ बहुत ख़त्म हो जाएगी, पर इनइक्वालिटीज़ ख़त्म नहीं हो पाई। तो दूसरी थीम ये है। तीसरी थीम जिसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे वो ये कि जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अब देखो किसी भी क्षेत्र विशेष में बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं और वो कंट्रीज़ मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, जिससे कि वो अपनी एक कह सकते हैं ना कि प्रॉस्पेरिटी साथ में मिलकर के इंश्योर कर सके, जिससे, है ना। तो वहाँ पर जो रीजनल इंस्टीट्यूशन है यूरेशियन रीजन में, वो फेल हो गए। इसके आगे जो रशिया का जो क्रिएट किया हुआ स्पेस है, उसमें फिर से कहीं ना कहीं पावर कंटेंशन चल रहा है, जहाँ पर वेस्ट भी अपनी इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो रशिया भी अपनी तरफ से पीछे नहीं हटना चाहता। फिर बाद में आ जाता है रशिया का ग्रेट पावर रिलेशन, कि रशिया किस तरीके से अपनी रेलेवेंस अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बनाना चाहता है। तो बोले ये 5 थीम्स हैं, इन पांचों थीम्स को हम एक एक करके समझेंगे, तब समझ में आएगा कि किस सिचुएशन से अभी यूरेशियन रीजन निकल रहा है। तो सबसे पहली थीम कि भाई पोस्ट कम्युनिस्ट की अगर बात करें रीजन्स की, जिसमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वहाँ पर अभी कोई प्रॉपर स्टेबल या सस्टेनेबल पॉलिटिकल पाथ पे वो नहीं चल पाए हैं, और वो चल भी पाए हैं तो पिछले कुछ सालों में जो सिस्टम है, मतलब जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है और यूएसएसआर के बाद में जो कंट्रीज़ बने, उन कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है पिछले कुछ सालों में। देखो 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। इसके बाद में आपको पता ही है कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट था कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो था सोशलिस्टिक पैटर्न का और एक था डेमोक्रेटिक पैटर्न का। एक तो थी सोशलिस्टिक सिस्टम और एक थी लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ऐसे में सोशलिस्टिक सिस्टम तो देखो हो गया था कोलैप्स, जो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बेसिस पे हमें पता है। जबकि फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी का इन्फ्लुएंस आने लग गया था, जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो कंट्रीज बने उन पर। तो ऐसे में जो यूरेशियन लैंडमास है, वहाँ पर नए मॉडल्स पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें चाहे सेंट्रल यूरोप की बात करो, चाहे फिर बाल्टिक सी की बात करो, हर जगह पे जो ट्रांजिशन था वो किस तरफ होने लग गया था, लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ। अब इसमें देखो जो सोवियत रिपब्लिक्स हैं, दैट मीन्स जो कंट्रीज पहले सोशलिस्टिक पैटर्न पे काम कर रहे थे यूएसएसआर के अंडर में, वो अब डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जाने लग गए 1991 के बाद से। वहां पर भी अब डेमोक्रेसी में बैक स्लाइडिंग देखने को मिल रही है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक तो क्या है, हंगरी, और एक है पोलैंड। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। बोलो दोनों जगह पर यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। देखो होता क्या है कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद में लगभग 15 कंट्रीज बने, जिनमें से सबसे बड़ा कंट्री रशिया ने यूएसएसआर की लेगेसी को कंटिन्यू किया। और आपने अगर पढ़ी है बुक क्लास 12th की, जिसमें कोल्ड वॉर एरा वाली जो सिचुएशन थी, फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर वाला जो सेकंड चैप्टर है उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला, क्लास 12th एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें, तो उसमें सीधा सा क्या दिया हुआ था कि भाई यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया ने तो लेगेसी कंटिन्यू कर दी, और बाकी कंट्रीज ने भी अपने हिसाब से लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जाना शुरू कर दिया तो ये एक आइडियोलॉजिकल जो सिचुएशन थी, उसमें जो यूरोपियन यूनियन थी उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा बनने लग गई थी इन नए जो कंट्री बने थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में उन पर। उस डोमिनेंस में
डेमोक्रेसी का मेन रोल हुआ करता था, मतलब यूरोपियन या वेस्टर्न सिस्टम का जो डोमिनेंस थी वो डेमोक्रेसी की बेसिस पे थी। अब उसी डेमोक्रेसी को बैकस्लाइड का सामना करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कुछ कमियां वहां पर आ रही है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और डेमोक्रेसी का नाम लेकर के यूरोपियन यूनियन भी इंटरवीन कर रही थी, तो इस चक्कर से वहां पर तो ये तो हो गया हमारा ईस्टर्न यूरोप का। अब आ जाओ सेंट्रल एशिया की बात करें, कजाकिस्तान की। आपको पता है यहाँ पर एक ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, जिसमें जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है तब से एक इंडिविजुअल जिसका नाम है नूर सुल्तान नजरबयव, उसकी लीडरशिप में लगभग 2019 तक सरकार चली, जिसमें आप ये मानो डेमोक्रेसी के साथ साथ में ऑटोक्रेसी का भी एक लिंक था। ठीक है ना, क्योंकि यूएसएसआर में थे तब तो सोशलिस्ट थे, फिर उसके बाद में इन्होंने डेमोक्रेटिक मैनर में काम करना शुरू कर दिया, पर डेमोक्रेटिक के साथ साथ में उन्होंने ऑटोक्रेसी भी अपने हाथ में रखी। दैट मीन्स एक मोनार्क की तरह, एक डिक्टेटर की तरह इन्होंने रूल किया। अब 2019 में ये सरकार से तो हट गया ये बंदा, ठीक है, नूर सुल्तान नजरबयव, पर अपने ही किसी पपेट को वहां पर डिप्लॉय कर दिया। तो इस तरीके की सिचुएशन निकल गई, तभी तो लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, बोला कि हमें प्योर डेमोक्रेसी चाहिए, हमें यहाँ पर इस तरीके की ऑटोक्रेसी या फिर सेमी डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं है। बेलारूस की बात हम करें, वहां पर भी मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के अगेंस्ट में, ठीक है, क्योंकि 1994 से अभी तक भी वो लगातार रूल कर रहा है। तो ऐसे में क्रेमलिन का मतलब रशियन सपोर्ट के बेसिस पे ये सरकारें चल रही हैं दोनों तरफ। अब एक तरफ तो ये रशियन सपोर्ट इसलिए लेना चाहते हैं, ये जो यहाँ पर बेलारूस का प्रेसिडेंट की बात करो या फिर उधर बात करें नजरबयव की, ये दोनों क्या है कि रशिया का सपोर्ट इसलिए लेना चाहते हैं कि जिससे कि अगर कहीं पर भी कोई इशू आए, जनता अगर उनके खिलाफ में आवाज उठाए, तो रशिया की मिलिट्री को बुला करके और सप्रेस करवा दिया जाए जनता के प्रोटेस्ट को। और दूसरी तरफ रशिया से ऑटोनॉमी चाहने के लिए ये वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में अपनी एंगेजमेंट भी रखते हैं कि भाई हमें तो ऑटोनॉमी चाहिए, रशिया अपनी दादागिरी ना चलाए, जैसे कि यूएसएसआर के टाइम पे हमारे ऊपर रूल हुआ करता था। तो इस तरीके की एक इक्वेशन क्रिएट हो रही है। इसमें देखो, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सिस्टम है, उसका तो सीधा सा काम है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद में धीरे धीरे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो इस्लामिक एजेंडा भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहा। तभी तो आप देखो कि स्तान्स है सारे के सारे, चाहे आप तजिकिस्तान देखो, तुर्कमेनिस्तान देखो, कजाकिस्तान देखो, है ना, कजाकिस्तान देखो, ये सारे के सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अगर देखो तो वहां पर इस्लामिक एजेंडा भी चल रहा है। और इसका एक कल्मिनेशन आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान में तालिबान का रिजीम आना। वो बात ठीक है कि तालिबान अपने अपने साथ में रहने वाली जो दूसरी माइनॉरिटीज उनको इतना इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता, पर रूल तो आ ही गया ना वहां पे। तो ऐसे में रिलीजन का रोल फिर से बढ़ता चला जा रहा है। अब यूरोप की बात भी करें तो वहां पर रशिया की पर्टिकुलर बात करें तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वो डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर रोमन कैथोलिक चर्च की फिर से पकड़ बननी शुरू हो रही है, वहां पर भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ रहा है। वैसे चाहे बोल दो कि भाई सेक्युलर कंट्रीज है, सेक्युलरिज्म का मतलब आपको पता ही है कि धर्म का राज्य से कोई लेन देन नहीं है, पर रियल में देखा जाए तो वहां पर धर्म और राज्य के बीच में ज्यादा गैप्स नहीं देखने को मिल रहे। वहां पर अभी धर्म अपना इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा चला रहा है वहां पर पॉलिटिक्स में। फिर दूसरा जो थीम है वो ये कि सेंट्रल एशियन रीजन की अगर बात करें तो जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात हुई कि हाँ जी पूरे वर्ल्ड को एक साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करेंगे, तो वो भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म करने में फेल रहा। वहां पर जो क्लिप्टोक्रेटिक एलिट्स है, क्लिप्टोक्रेटिक एलिट्स का मतलब सरकार में रहने वाले ऐसे करप्ट लोग जो कि अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज करके लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, तो बोले इन लोगों को रोकने में ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल भी सफल नहीं रहा। आज कजाकिस्तान की हम बात करें, यहां पर हाइड्रोकार्बन्स की कोई कमी नहीं है। पॉपुलेशन देखो तो नेचुरल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में बहुत कम पॉपुलेशन है, 2 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। सोचो यहाँ की इतना बड़ा एरिया है ज्योग्राफिकली देखें, पर सोसाइटी में इक्वालिटी बहुत ही कम है। कुछ लोग हैं बहुत पैसे वाले हैं और ज़्यादातर लोग हैं वो बहुत गरीबी के चंगुल में फंस रहे हैं। इवन हाइड्रोकार्बन्स की कमी नहीं होने के बावजूद भी एलपीजी गैस जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है उसके प्राइसेस राइज कर दिए, और यही तो एक ट्रिगर पॉइंट था अभी ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं कजाकिस्तान में। तो इसके चक्कर में यहाँ पर आप प्रोटेस्ट देख सकते हो। नजरबयव की अगर बात करें तो इस इंडिविजुअल ने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो अलग ही तरीके से हमारा रोल प्ले करेंगे। उन्होंने ऑटोक्रेसी की तरफ मूव कर दिया, नाम तो डेमोक्रेसी का ले लिया,
और फिर उसके बाद में सोसाइटी पर हमेशा अपने ही समाज के ऊपर एट्रोसिटीज इन्होंने कंटिन्यू रखी। रिजल्ट ये रहा, प्रोटेस्ट हो गया। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का भी इतना फायदा नहीं मिल रहा है। तीसरा जो थीम है यहाँ पर, जो यूरेशियन रीजन में टर्मोइल चल रहा है उसके पीछे, कि जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, या फिर आप देखते हो दूसरे जो ग्रुप्स हैं, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से रशिया ने अपनी तरफ से इंटरवीन किया है, तो उसके पीछे भी कुछ ग्रुपिंग का प्रोविज़न है। तो सवाल ये आ जाता है कि रीजनल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ की स्टेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र के जो देशों ने मिलकर के जितने भी ग्रुप बनाए, जैसे सार्क की बात कर लो, हम भी तो कहते हैं ना सार्क फेल हो गया, सार्क बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान इंडिया के इशू को, और रीजनल डेवलपमेंट भी नहीं आ पा रहा है। जितना कि आसियान कंट्रीज़ ने किया है, जितना यूरोपियन यूनियन ने किया है, या जितना अब अफ्रीकन यूनियन मिलके कर रही है, उतना सार्क नहीं कर पाया है। एग्जैक्टली वैसा ही सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की या फिर यूरेशियन कंट्रीज़ की जो इंस्टीट्यूशनल स्टैब्लिशमेंट है, वो भी इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। 2 दशक की अगर बात करें, तो जो पुराने कम्युनिस्ट स्टेट थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, ठीक है। यूक्रेन में अभी एक क्या जो फसाद की जो जड़ है, वो एक ये भी तो है ना कि यूक्रेन जो है उसमें ज़्यादातर लोग तो ये चाहते हैं कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ में ज्वाइन करके और डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करे। पर दूसरी तरफ रशिया है, वो ये नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन की एंट्री यहाँ पर यूक्रेन तक हो जाए, क्योंकि यूक्रेन की बॉर्डर रशिया से शेयर होती है, और रशिया बिल्कुल भी चाहता नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज़ की एंट्री इधर सेंट्रल एशियन या यूरेशियन रीजन में हो, या ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़े, जिससे कि रशिया को कहीं ना कहीं चैलेंजेस का सामना फ्यूचर में करना पड़ सकता है। तो ऐसे में यूरोप की अगर बात करें, तो यूरोप में खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है, जैसे फ्रांस की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो, इटली की, तो ये तो लगातार डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, और जबकि दूसरी तरफ जिन कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस, जिन कंट्रीज़ के ऊपर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस हुआ करता था या सोशलिस्टिक पैटर्न का इन्फ्लुएंस हुआ करता था, वो लोग कहीं ना कहीं इन वेस्टर्न डोमिनेटिंग कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस से दूर होना चाहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में खुद में कहीं ना कहीं गैप्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन जो एक रीजनल इंस्टीट्यूशन है, वो भी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। इसके अलावा जो इशू जो फंस रहे हैं ना इनके बीच में, वो ये कि एक तो रूल ऑफ लॉ, दूसरा माइग्रेशन, तीसरा रिफ्यूजी, चौथा एनर्जी, और पांचवा जियोपॉलिटिक्स। ये ऐसे डोमेन्स हैं, इन डोमेन में वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के साथ में यूरेशियन ईस्टर्न यूरोप, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है। क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जो है ना, वहाँ पर देखो सोशलिस्टिक सिस्टम जब आ जाता है, कम्युनिस्ट सिस्टम का जब रूल आ जाता है, तो देखो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो रूलर होता है ना, वो अपने हाथ में पावर कन्फाइन करने की कोशिश करता है। जबकि डेमोक्रेसी क्या कहती है कि भाई रूलर के हाथ में पावर नहीं रह करके रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। सही है ना। आज चाइना में शी जिनपिंग अपने हिसाब से जो चाहे वो करवा रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर एक ही पार्टी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए वहाँ पर ना कोई प्रॉपर टाइम पे इलेक्शंस हैं, है भी तो केवल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही वहाँ पर इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो इससे क्या हो गया कि कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है लीडर की, है कि नहीं। लीडर बोले या डिक्टेटर बोलो। पर दूसरी तरफ अगर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वो लोग तो बड़ी लिबरल डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, वहाँ पर तो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो इस चक्कर से यूरोपियन यूनियन में भी बहुत ज़्यादा गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, और यही डीप रीसेंटमेंट का कारण भी है कि जो ईस्टर्न हाफ है यूरोप का, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में जिन पॉलिसी मेकर्स की जो डोमिनेंस है, जिसमें हम जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनकी हम बात कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड तो क्या मतलब, ये मेन जो मोटे मोटे कंट्रीज़ है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, बोला इनकी पकड़ नहीं होनी चाहिए। कारण क्योंकि फिर यूरोपियन यूनियन में पॉलिसी मेकिंग जब भी होती है, कोई भी नया कानून लाया जाता है, तो जिसकी पकड़ ज़्यादा है, पकड़ किसकी ज़्यादा है, यूरोप के वेस्टर्न हाफ की, और उसी के हिसाब से फिर ईस्टर्न हाफ को चलना पसंद नहीं है। इसके अलावा यूरोपियन लीडर्स अगर देखें, तो उनका ये सोचना है कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिले, ठीक है। वो कैसे, देखो कि एक तरफ तो यूएस और चाइना लगातार अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो आप सेंट्रल यूरोप की बात करें, वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करना चाहते हैं। तो एक यहाँ पर इक्वेशन देखो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है कि ब्रसल्स, बेल्जियम की कैपिटल, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, तो ब्रसल्स कहीं पर भी लिखा मिले तो आप यूरोपियन यूनियन इसको समझ ला। तो
एक तो यूरोपियन यूनियन में डोमिनेंस हो रही है वेस्टर्न पार्ट की, यूरोप की, और ईस्टर्न पार्ट जो यूरोप का है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वेस्ट हमारे ऊपर डोमिनेंस क्रिएट करे, और मुद्दे जो हैं डिस्प्यूट के वो हमने ऑलरेडी देख लिए। दूसरा, यूएस और चाइना अपने वहां पर हथियार एकदम अच्छे से चला रहे हैं। यूएस चाहता है, अब यूएस की पकड़ सीधी सी बात है किस पे ज़्यादा चलती है, वेस्टर्न कंट्रीज पे, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अलाइज कंट्रीज थे और दोनों की कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी मैच भी करती है। यूएस भी लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम पे काम करना चाहता है और वेस्टर्न यूरोप भी लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम पे काम करना चाहता है। जबकि ईस्टर्न रीजन की अगर बात करें तो ईस्टर्न रीजन वाले जो कंट्रीज हैं, जो यूरेशियन रीजन का पार्ट बनते हैं, उनका ये सोचना है कि भाई हमें पॉलिटिकली तो ऑटोनॉमी दे दो, पर हमें इकोनॉमिकली आपके साथ एंगेज करना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्सिटी देने वाली चीज बन गई। इसके अलावा जो रीजनेबल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कोई सोवियत यूनियन की हम बात करें, पुराने सोवियत यूनियन की हम बात करें, उस टाइम पर जिस तरीके से एक कमांड हुआ करती थी वो आज के टाइम पे इतनी अच्छी नहीं बन पा रही है, पर फिर भी मॉस्को अपनी रीजनल जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस नहीं होने देना चाहता, मतलब रशिया अपनी जो इफेक्ट है उसको कम नहीं होने देना चाहता। तो ऐसे में एक तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस रशिया ने अपनी लीडरशिप में सेंट्रल एशियन कंट्रीज और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर के स्टैब्लिश कर रखी है। मतलब ओवरऑल यूरेशियन रीजन में ये रशिया की डोमिनेंस के लिए ये दो ग्रुप्स और रशिया ने अपनी तरफ से लीड कर रखे हैं। पर सवाल क्या है कि आज रशिया भी कहीं ना कहीं किसके साथ में ज्वाइन कर रखा है, बीजिंग को ज्वाइन कर रखा है कि नहीं। आज इस इक्वेशन में देखा जाए तो रशिया बीजिंग को फेवर करना चाहता है, और इसी के चलते संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी कहीं ना कहीं रशिया और चाइना दोनों मेंबर है। बेशक इंडिया भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो इस संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था कि वे सेंट्रल एशियन रीजन को स्टेबलाइज किया जा सके। अब यहां पर क्या इक्वेशन निकल के आती है कि चाइना की बेशक वहां पर इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा हो गई है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, पर वहां पर देखा जाए तो मॉस्को का जो स्ट्रेटेजिक या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरवेंशन है वो बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि अभी जैसे ही कजाकिस्तान में ये वायलेंट आउटब्रेक हुआ तो वहां पर नजरबायेव ने क्या किया, रशियन मिलिट्री को बुलाया कि भाई कैसे भी करके शांत करो हमारे यहाँ के लोगों को। तो इक्वेशन इस तरीके से फंस रही है। तो एक तरफ तो वेस्ट यूरोप, एक तरफ ईस्ट यूरोप, और साथ में ईस्ट यूरोप का मतलब यूरेशियन रीजन ही हो गया, और एक सेंट्रल एशिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये मिलाकर के टर्मोइल में आ गए। अब इधर से बीजिंग भी खेल कर रहा है, इधर से रशिया भी आ गया, इधर से वेस्ट, और वेस्ट के ऊपर यूएसए का इन्फ्लुएंस। और अब यूक्रेन का जो एंगल आएगा, उस यूक्रेन के एंगल में कौन एंगेज कर रहा है, रशिया और यूएसए। क्योंकि यूरोपियन यूनियन जिसमें कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उसके साथ में रशिया एंगेज नहीं करना चाहता। ये अपने आप में कुछ इक्वेशन क्रिएट हो रही है, ये कुछ थीम्स हैं वो इमर्ज होकर के आ रही हैं लगातार। ठीक है जी, तो अब आ जाओ चौथी थीम पे। फोर्थ थीम में ये आ जाता है कि जो पावर, मतलब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो स्पेस क्रिएट हुआ, वहाँ पर जो भी अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहता है, जैसे भी हमने देखा कि रशिया भी अपनी तरफ से, यूरोपियन यूनियन भी अपनी तरफ से, चाइना भी अपनी तरफ से, यूएस भी अपनी तरफ से अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो बोले यहाँ पर अभी देखा जाए तो सेंट्रल, ये जो यूरेशियन रीजन है, वहाँ पर जो भी पावर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहती है, उनके बीच में जो एक इक्वेशन क्रिएट हो रही है, उसमें एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ चाइना है, और दोनों की दोनों अपनी तरफ से यूरेशियन रीजन में पॉलिटिकल और सिक्योरिटी को शेप करने में फेल हो रहे हैं। ठीक है, चाइना भी अपनी तरफ से अब लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। देखो, कोल्ड वॉर का टाइम हुआ करता था, तब तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई थी, पर अभी इक्वेशन देखें तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में अभी जो दो पावर नई इमर्ज होकर के आई है वो है यूरोपियन यूनियन और चाइना। पर दोनों की दोनों पॉलिटिकल और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि हाँ, अपनी रूलिंग को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बात ठीक है कि चाइना अपनी तरफ से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, और यूरोपियन यूनियन भी अपनी तरफ से कुछ कमी नहीं छोड़ रहा है। पर एक जो क्राइसिस जो अभी चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन की बात करें तो वहाँ पर यूरोप फेल हो रहा है, कजाकिस्तान की बात करें तो वहाँ चाइना का कोई रोल नहीं आ रहा, या फिर अफगानिस्तान की बात करो तो यूक्रेन में तो आज आपको पता ही है सिचुएशन क्या चल रही है। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन
को यूक्रेन के पार्लियामेंट ने 2014 में ही कह दिया था कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन को, पर अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जब से क्रीमिया को मॉस्को ने टेक ओवर किया है, तब से यूक्रेन में एक डर है कि अगर फिर भी यूरोपियन यूनियन के साथ में अगर हमने ज्वाइन कर लिया, या फिर यूरोपियन यूनियन भी इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है कि यूक्रेन को अगर हमने यूरोपियन यूनियन में अगर ले लिया तो बोलो मॉस्को इस चीज़ को लेके ऑफेंडेड फील करेगा और वो अटैक कर सकता है, फिर हमारे ऊपर लड़ाई हो सकती है। और इसी चीज़ का सिग्नल अभी मॉस्को ने दे भी रखा है अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करके यूक्रेन और रशिया बॉर्डर पे। ठीक है, कजाकिस्तान की बात करें तो चाइना बेशक वहाँ पर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी रशिया पर ही रिलाई करना पड़ता है। तो चाहे टर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, कोरिया, जापान, हर कोई अपना सेंट्रल एशिया पे इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, पर देखा जाए तो रियल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया जितना अभी कोई भी इन्फ्लुएंसिंग नहीं है सेंट्रल एशिया की अगर बात करें। तो बात है, अब सवाल आ जाता है कि जो रशिया की ग्रेट पावर है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हम जाते हुए देख सकते हैं। कारण कि रशिया की देखो जो बेशक पकड़ है यूरेशियन रीजन में, वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में बहुत कम हुई है, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि रशिया बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। और इसका एग्जांपल कजाकिस्तान की ये आर्मी, कजाकिस्तान की रोड पर रशियन आर्मी का उतरना, और दूसरी तरफ उधर देखो यूक्रेन में रशिया का पूरा अपनी तरफ से एक दबाव बनाए रखना कि तुम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करोगे, और यूरोपियन यूनियन भी इस चीज़ को लेकर के बड़ी कंसर्न है। अच्छा, दूसरा, यूरोपियन यूनियन भी जल्दी से रशिया के साथ नेगोशिएट नहीं कर रही है, रशिया यूएसए के साथ में नेगोशिएट कर रहा है यूक्रेन को लेकर के। यूरोपियन यूनियन के साथ सीधा लेन देन नहीं हो रहा है, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और रशिया, इनके रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बिटर रहे हैं। वही बात है एग्जैक्टली कि भारत पाकिस्तान दोनों चाहे आमने सामने बैठ करके बात ना करें, पर तीसरे के थ्रू हम बात कर लेते हैं, तो ऐसा ही कुछ रिलेशन उधर भी है। ठीक है, तो अब देखो बात ऐसी है कि धीरे धीरे बीजिंग तो अपनी तरफ से इकोनॉमिक डेप्थ तो अपनी इंक्रीज कर ही रहा है, तो उसी इकोनॉमिक डेप्थ को रशिया यूज़ करना चाह रहा है, और दूसरी तरफ मॉस्को की जो सिक्योरिटी डेप्थ है वो ऑलरेडी है ही। तो एक तो डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी तो हो गई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूरेशियन रीजन में रशिया की, और दूसरी इकोनॉमिकली देखिए तो चाइना के साथ में अपनी रिलेशन रशिया अभी बहुत हद तक बढ़ा चुका है। तो इस केस में दोनों सेगमेंट्स में रशिया अपनी पकड़ को वीक नहीं होने देना चाहता। फिर देखो पेसिमिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर थोड़ा बहुत भी देखें तो अभी जो यूरेशियन रीजन में जो टर्मोइल हो रहा है, जो भी अशांति फैली हुई है, उनमें दोनों साइड जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ना तो वेस्ट और ना ही मॉस्को, दोनों के दोनों सेटलमेंट करना चाहते हैं, और ये सेटलमेंट ही दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, दोनों की लड़ाई होगी, लड़ाई के चक्कर में फिर बाद में नुकसान होगा। एक तो इकोनॉमिकली पहले बर्बाद है, और कोरोना ने वैसे बैंड बजा रखी है, तो रही सही में ये और हाल खराब हो जाएंगे। तो देखो बात ऐसी है, रशिया की जो यूरेशियन पेरीफेरी है, मतलब जो रशिया के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं, बेशक वो कंट्रीज़ भी इस चीज़ को समझते हैं और वो बड़ा स्मार्ट खेल रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर टर्मोइल चल रहा है कि रशिया अपनी डोमिनेंस क्रिएट ना करे, उसके लिए तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ में एंगेजमेंट कर रखी है, और यूरोपियन यूनियन अपनी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्पोज करने की बात करती है वो इम्पोज ना करे, उसके लिए उन्होंने रशिया से भी अपने रिश्ते बना रखे हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ से दोनों हाथ में लड्डू रखने के चक्कर में ये जो यूरेशियन कंट्रीज़ हैं ये टर्मोइल का शिकार हो रहे हैं। और चाइना भी देखो अपनी असर्टिवनेस को बिल्कुल कम नहीं कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, तो ये और ज़्यादा मल्टीपल चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है वेस्ट, और या फिर कह सकते हो यूरोप वाले एरिया को या यूरेशियन रीजन को स्टेबलाइज होने से रोकने में। ये अपने आप में चैलेंज हो रहा है। यूरेशियन रीजन की बात करें तो देखो सोवियत स्पेस को यूनिलैटरली तो कोई क्रिएट कर नहीं सकता है, मतलब रशिया अकेला अपने दम पर सभी जो फॉर्मर यूएसएसआर के मेंबर हुआ करते थे उन सबको लेकर के अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर ले, ऐसा तो होगा नहीं। इसका रास्ता एक ही निकलता है कि यूरोपियन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए या यूरेशियन सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए रशिया और वेस्ट को नेगोशिएशंस प्रॉपर करने होंगे। यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहे, मिलिट्री डीएस्केलेशन हो, कजाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जो भी टर्मोइल हो रहा है उसमें अगर वहाँ पर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो लोगों की डिमांड है वो अपने आप में हो, तब जाकर के सिस्टम सही होगा। मतलब एक कोऑपरेटिव एजेंडा पे काम करने की ज़रूरत है ग्लोबल सिक्योरिटी अगर इंश्योर करनी है। अगर दोनों कंट्रीज, दोनों
जो धड़े हैं, एक तरफ रशिया एक तरफ यूरोपियन यूनियन, ये अलग अलग दोनों तरफ दो अलग अलग रास्तों की तरफ चलती है ना, तो बर्बादी हो जाएगी, प्रॉब्लम ही है। तो अगर वाकई में एक कहते हैं ना कि मेच्योरिटी दिखानी है, तो दोनों को साथ में मिलकर ही काम करना होगा, तब जा कर के सब कुछ ठीक हो पाएगा। और रशिया की इसमें देखो रेलेवेंस बढ़ेगी भी, और कहीं ना कहीं रशिया चाहता भी यही है कि भाई हमें नहीं चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा मतलब हम एक लीडर की तरह काम करें, पर जितने लीडर्स हैं उनमें हमें बराबर का समझा जाए, ये रशिया की डिमांड है। ठीक है, तो ये पूरी इक्वेशन थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इरेटिक इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल को लिखा है प्रभाष रंजन जी ने। देखो अभी हम बात करें इस वाले आर्टिकल में हम देखेंगे CIL, दैट मीन्स हम बात करेंगे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। सबसे पहले तो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज होते क्या हैं वो समझ लो आप। देखो CILs ऐसे लॉज होते हैं जो कि इंटरनेशनली सबको एक्सेप्टेड होते हैं, और उन कानूनों को बनने से पहले ये देखा जाता है कि क्या परंपरा चलती आ रही है, मतलब अंतरराष्ट्रीय परंपराओं के आधार पर बनाए हुए कानूनों को ही हम बोलेंगे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि एक कंट्री है A, दूसरा कंट्री है B, दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है। अब लड़ाई चलते टाइम पे कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो मजबूरन इन कंट्रीज को छोड़ करके और किसी कंट्री C में चले गए। अब होता क्या है कि उस C कंट्री के ऊपर एक ऑब्लिगेशन रहेगी, या फिर मॉरली बात है कि भाई मेरे पड़ोसी के घर में थोड़ी सी लड़ाइयाँ चल रही है, कलेश चल रहा है, तो उसका अगर बेटा या उसका बच्चा घर में मेरे घर में आकर के थोड़े दिन के लिए अगर शरण ले तो मुझे उसको रखना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी बात है, ये परंपरा है। तो इस केस में अगर C उन लोगों को भगाने की वापस कोशिश करे तो ये अपने आप में कस्टम्स के अगेंस्ट में चला गया कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या आ जाती है कि जो हमारी परंपराएं हैं, उन्हीं परंपराओं पर के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उन्हीं कानूनों को हम बोलेंगे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम में लिए जाते हैं। तो देखो बात ऐसी है, इंडिया की बात करें या इंटरनेशनल लॉज की बात करें, इनको लेकर के हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है लोकसभा में। और इस रिपोर्ट में कुछ मुद्दों पर डिस्कशन किया है, और इसमें यह था कि भाई इंडियन कोर्ट्स ने किस तरीके से इंटरनेशनल लॉज को इंडिया में अप्लाई होते टाइम पे डीलिंग की है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिनको कि हम मानना चाहते हैं या हमें मानना चाहिए हमारे देश में, जो घरेलू कानून बनते हैं, डोमेस्टिक लॉज बनते हैं उनमें, तो उसमें हमारी जुडिशरी का क्या रोल रहा है। तो इसमें बताया है, कमिटी ने ये कहा कि इंडिया जो है वो ड्यूअलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पर सवाल ये आ जाता है, ड्यूअलिज्म का मतलब तो ये हो गया कि भाई इंटरनेशनल लॉज क्या कह रहे हैं, उनको जब हम हमारे देश में अप्लाई करेंगे डोमेस्टिक लॉज में, तो उसको हम हमारे हिसाब से उनको मैनिपुलेट करेंगे या चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा का सीधा क्या कहता है कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ अगर इंडिया में अप्लाई करना हो तो उसको पार्लियामेंट एक कानून के तहत अप्लाई करेगी। इसका मतलब प्रॉपर एनेक्टमेंट होगा, कानून लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट होगा, फिर पारित होगा, फिर वो एक्ट बनेगा। और एक तरीका क्या आता है कि सीधा कुछ लॉज हैं उनको हम सीधा बिना किसी पार्लियामेंट के एनेक्टमेंट के ही हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये ड्यूअलिज्म बताया जा रहा है कि एक तो इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनको हम पार्लियामेंट के चैनल के थ्रू इंप्लीमेंट करवाते हैं इंडिया में, और एक सीधा ही हम इंप्लीमेंट करवा लेते हैं कि हाँ जी चलो ठीक है, कन्वेंशन है ये, तो चलो अच्छी बात है, इसको तो हमें करना चाहिए। तो बोले ये जो ड्यूअलिज्म है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया मोनोइज्म की तरफ जाते हुए। अब देखते हैं ये मुद्दा ड्यूअलिज्म से मोनोइज्म की तरफ कैसे जाता है। देखो इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर सुप्रीम अगर कोई लॉ को इंटरप्रेट करने वाली अथॉरिटी है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो इंडिया में देखो हम जो ड्यूअलिज्म का प्रिंसिपल है इससे मोनोइज्म की तरफ, मोनोइज्म का मतलब हो गया, ड्यूअलिज्म का मतलब दो सिस्टम हमने ऊपर देखे, और मोनोइज्म का मतलब हो गया एक अद्वैतवाद। ठीक, अद्वैतवाद का मतलब हो गया कि एक चीज को आप मानते हो, बाकी चीजों में आप इतना विश्वास नहीं करते हो। तो ये कैसे हुआ, देखो हमारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉज हैं या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज पे बेस्ड हैं, कोई भी ट्रीटी है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, तो उनको बिना साइन किए भी हमने कई बार हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ में इन्वॉल्व
किया है। इसके रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट बता रहे हैं, केस बता रहे हैं, वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर हमारे खुद के कानूनों के खिलाफ में अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं जाता है तो उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आराम से हमारे डोमेस्टिक लॉज में। मतलब कि हम जिस तरीके से हमारे यहाँ पर रूल चलाते हैं, जिस तरीके का कानून हमारे यहाँ पर बना हुआ है, बोला उन एग्जिस्टिंग लॉज के खिलाफ में अगर इंटरनेशनल लॉज या इंटरनेशनल ट्रीटीज नहीं जा रही है तो उन ट्रीटीज को हम एज इट इज मान सकते हैं बिना किसी पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन के। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। इसके अलावा एपेक्स कोर्ट ने एक और केस में बात कही, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पे फोकस किया। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब कि अगर हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी या लॉ को हम मानते हैं तो आप ये जरूर देखोगे कि कहीं हमारे लिए वो घातक साबित ना हो जाए। मतलब प्रिकॉशन, सावधानी पूर्वक आप सोच समझ करके उन प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करोगे। तो ये दो चीजें यहां पर निकल के आ रही है। पहली तो मोनोइज्म का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर लॉ इंटरनेशनली कोई भी एक्सेप्टेड है और हमारे लॉज के साथ में कोई इशू नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो हमारे लिए अगर प्रॉब्लमेटिक है तो उसको हम प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसको ना एक्सेप्ट करें या फिर अपने हिसाब से काम करें, वो चल जाए। तो ओवरऑल क्या बात आ गई कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन में ये कह दिया कि भाई इंडिया चाहे किसी ट्रीटी को साइन कर रखा है इंडिया ने या नहीं, पर अगर वो हमारे हिसाब से ठीक है तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसे में जब हर्ज नहीं है तो ये जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, ये इंडियन लॉ का पार्ट बन जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि हाँ थोड़ा सोच समझ करके करेंगे, कहीं हमारे लॉज के खिलाफ में तो बात नहीं जा रही है। तो ये दोनों वर्डिक्ट क्या शो करते हैं कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हमारे इंडियन लॉज का पार्ट बन जाते हैं। अब देखो राइटर जो हैं वो कुछ इश्यूज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जुडिशरी ने जिस तरीके से ड्यूअलिज्म से मोनोइज्म की तरफ जाने की बात की है उसमें कुछ सवाल हैं। देखो हम जो बात कर रहे हैं वो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटरनेशनल लॉ, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके द्वारा जो अभी रिपोर्ट बनाई गई है लोकसभा में पेश की गई है, जिसमें ये बताया है कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं या फिर जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनके ऊपर हमारे कोर्ट्स ने क्या बिहेवियर शो किया है, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो उसी को यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं राइटर। तो अब क्या बोल रहे हैं राइटर कि जुडिशरी ने जिस तरीके से ड्यूअलिज्म से मोनोइज्म की तरफ जाने की बात की है वहाँ पर हमें कुछ अलग अलग फेसेट्स को देखना ज़रूरी है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की ज़रूरत है। पहला एस्पेक्ट तो क्लियर है, वो ये कि एपेक्स कोर्ट ने ये बोला कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करें हमारे लीगल रिजीम में, कि हमारे यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली जो परंपराएं हैं उनके आधार पर बने हुए कानूनों को हम हमारे यहाँ पर ज्वाइन करें। तो उसमें अगर देखें तो ये कंसिस्टेंसी दिखाती है दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो हमारी तरह ही कानून चलाते हैं उनके बराबर, कि हाँ जी इंडिया जिस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है वैसे ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो अपने यहाँ पर जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर अलाउ करते हैं इम्प्लीमेंट होने में, बोले एग्जैक्टली वैसा ही हमने इम्प्लीमेंट किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर सवाल ये है कि जिस तरीके से हमने जिस आसानी से CIL को एक्सेप्ट किया है इंडियन लॉज में, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सोच समझ करके काम करना चाहिए था, कारण कि इस पर एक प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन होता है उन दूसरे कंट्रीज में जहां पर हमारी तरीके की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रखी हैं, कि हाँ जी जो भी कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं जिनको हमारे जैसे किसी कंट्री ने एक्सेप्ट कर रखा है तो वहां पर प्रॉपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। तो इसके लिए जो एक होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप काम होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें एक तो कानून बने प्रॉपर सरकार के द्वारा, ठीक है, एक तो स्टेट की प्रैक्टिस कानून की बनाने की, और दूसरी फिर उसके बाद में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो, तब जाकर के उस कस्टमरी लॉ को हम हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट होने दें तो ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया CIL को अपने खुद के डोमेस्टिक रिजीम में, तो उसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छी बात है। पर सवाल ये है कि उसके लिए जो एक डबल स्टैंडर्ड वाला जो चेक होना चाहिए, जिसमें पहले तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो होती है ना कि किसी भी लॉ के लिए किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म या लॉ को इम्प्लीमेंट अगर हम करें तो उसके लिए डबल रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो कानून बनवाया जाए पार्लियामेंट के थ्रू,
ठीक है, जिसमें स्टेट का भी रोल होता है, सरकार का। और फिर उसके बाद में ओपिनियो ज्यूरी, दैट मीन्स कि वहाँ पर जो कानून है उसको फिर बाद में एपेक्स कोर्ट है वो या फिर जो भी हमारे लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए जुडिशरी की वो हो, तब जा करके उसको इम्प्लीमेंट करें तो ठीक रहता है। तो एक तो ये कंसर्न यहाँ पर शो कर रहे हैं या मेन मुद्दा। दूसरा ये कि जब हमने ये बोल ही दिया कि भाई जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि हमारे यहाँ के लिए अगर वो हमारे मतलब लीगल सिस्टम का पार्ट है, ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी, तो बोलो 2021 में एक केस आया जिसका नाम है मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या मुद्दा था कि जो रोहिंग्याज म्यांमार से डिपोर्ट किए गए थे, क्योंकि वहाँ पर हो गया सिविल वॉर एक तरीके से, जो मुस्लिम्स थे रोहिंग्या मुस्लिम्स, उनको वहाँ से परसिक्यूट किया गया, वहाँ से उनको अपना देश छोड़ करके बाहर निकलना पड़ा और वो इंडिया में एंटर हो गए। अब उनको सरकार के द्वारा फिर से म्यांमार में भेजने की तैयारी करने की जब शुरुआत हुई, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद सलीमुल्लाह है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस दायर करते हैं कि जी इंटरनेशनल जो लॉज हैं, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज, उनके हिसाब से हमें हमारे देश में फिर से दबाव के बेसिस पे नहीं भेजना चाहिए। दैट मीन्स आप प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट को फॉलो करो, जिसमें यह कहा जाता है कि एक रिफ्यूजी अगर अपने देश में किसी भी कलेश की वजह से अपने देश को छोड़ करके पड़ोसी देश में घुस गया अपनी जान बचाते हुए, तो उस रिफ्यूजी को दबाव में उसके देश में फिर से नहीं भेजा जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो उसकी मौत भी हो सकती है वहाँ पर। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। तो बोले ये अपने आप में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, तो इसको आप कैसे मना कर रहे हो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, इस पर्टिकुलर केस में जो सरकार के द्वारा किया जा रहा जो एक्ट था उसको उसके अगेंस्ट में जाने से मना कर दिया। तो बोले ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मौका था कि जब सुप्रीम कोर्ट ये शो करता कि हमने जो बात पहले कही प्रीवियस 2 केसेस में, जो कि आप यहां पे देख सकते हो, एक तो सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा है रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बोले इन दोनों केसेस में आपने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज को इनकॉर्पोरेट किया था इंडियन लीगल सिस्टम में, और बोला उसी बेसिस पे अगर ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट वाला अगर आ जाता है तो उसमें आपने क्यों फिर डिफेंड नहीं किया इन रिफ्यूजीज को। बोले ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का जो एक केस था, क्या सुप्रीम कोर्ट की जो स्टैंडिंग थी कस्टमर इंटरनेशनल लॉज को लेकर के, उस पर क्वेश्चन रेज करता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इंटरनेशनल लॉ मेकिंग की अगर बात करें तो उसमें देखो डेमोक्रेसीज में हमेशा एक चीज़ आती है कि भाई क्रिटिक तो बहुत होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होता, ठीक है ना। तो जुडिशरी जब कभी भी इंटरनेशनल लॉज को अगर इंप्लीमेंट करवाने की बात करे डायरेक्टली इंडिया में, तो उसके पहले भाई कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का है ना। तो ये तो एक तरीके से ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से दादागिरी चला रहा है फिर तो पार्लियामेंट के ऊपर, जबकि काम क्या है, किसका है, पहले पार्लियामेंट प्रॉपर कानून बनाए, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से ओपिनियन दे सकता है। तो ये तो पावर सेपरेशन जो है आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी, हमारा पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें सीधा सा लिखा हुआ है भी पावर सेपरेशन रहेगा। जो भी 3 इंस्टीट्यूशंस है डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे। तो बोले यहाँ तो जुडिशरी ने राइड कर दिया, टेक ओवर कर लिया ये जो कानून बनाने का जो अधिकार था पार्लियामेंट का। चौथा पॉइंट यहां पर ये लेकर के आ रहे हैं कि जुडिशरी ने जिस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया इन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज को हमारी डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में कि हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, अगर कस्टमरी है इसका मतलब परंपरागत तौर पे इन चीज़ों को माना गया है, तो इसमें मतलब ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी रही होगी ये चीज़। तो बोले इसमें सवाल ये आ जाता है कि आप जिस तरीके का काम करना चाह रहे हो उस तरीके में आपको थोड़ा डोमेस्टिक लॉज के हिसाब से आपको समझने की ज़रूरत है। डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हाँ जी आप इनकॉर्पोरेट कर लो किसी भी लॉ को, ठीक है ना। मोहम्मद सलीमुल्लाह केस जो आया था, इसमें राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि वहाँ पर एक अच्छा खासा मौका था कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इस चीज़ को अपहेल्ड करता कि जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको डोमेस्टिकली हम इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है ना, वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ही है एक तरीके का, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बेस्ड नॉर्म।
कि भाई किसी के घर में कलेश है और वो आकर के आपके घर में थोड़े दिन के लिए रुकना चाहे और उसको अगर आप भगा दोगे नहीं तो घर में वापस जा, तो बोले ये अपने आप में जो कस्टम्स है इंटरनेशनल सिस्टम में उनके खिलाफ में जा रहा है। तो बोले ये अपने आप में एक प्रोग्रेसिव कदम हो सकता था और इसमें देखो प्रॉपरली काम करना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एक ऑप्शन था। ठीक है, फिर देखो कमिटी ने जो रिकमेंडेशंस दी है उसमें ये है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको देखो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को प्रॉपर मैनर में बनाने की ज़रूरत है। होता क्या है, जब भी कोई कानून बनता है ना, जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या कोई भी लॉ अगर है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इंट्रोडक्शन किया जाता है लेजिस्लेचर में प्रॉपर मैनर में अगर देखें तो। फिर उसके बाद में रेटिफिकेशन और अप्रूवल लेना और फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना, ये होता है। तो इसके लिए एक एडिक्वेट कहते हैं ना कि एनर्जी या फिर एंथुसियाज्म दिखाने की ज़रूरत है एग्जीक्यूटिव्स को, राइटर एक ये बोलना चाह रहे हैं। साथ में डोमेस्टिक लॉ को हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर यही है कि हम कस्टमरी नॉर्म्स को जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बात ऐसी है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हों और डोमेस्टिक लॉज हों, उनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि वाकई में हम इंटरनेशनल लॉज को एकदम सही इंटरप्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा लीगल डेप्थ वाला आर्टिकल था ये। ठीक है ना, तो एक बार आप खुद से भी रीडिंग मारोगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है स्टेलिंग पीएम्स कैवलकेड। इस आर्टिकल को देखो, यशोवर्धन आज़ाद के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। इंसिडेंट आपको पूरा पता है ही। तो इसमें सवाल क्या आ जाता है, सबसे पहला सवाल तो ये कि पंजाब जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट है, जहाँ पर जिसकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर होती है, जहाँ पर ड्रोन से अटैक होना, ये अभी रिसेंटली इंसिडेंट्स को हमने नोटिस किया है। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पर चलती रहती हैं, एक्सट्रीमिज़म वहाँ पर बहुत हद तक फैला रहता है। तो उस केस में अगर प्राइम मिनिस्टर की कॉन्वॉय को अगर वहाँ पर आप 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर के टॉप पर रोके रखते हो, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक तो ये कि भाई आपने पाकिस्तान के पास साथ में, जो कि हमारा बिल्कुल भी एक कहते हैं ना कि विश्वसनीय पड़ोसी नहीं है, उसके साथ में हमारी बॉर्डर शेयर होती है, उस एरिया में प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से रोड के बीच में रोके रखना 20 मिनट तो क्या सिर्फ 20 सेकंड भी आप रोको, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो एक तो क्या सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, तो सवाल ये है कि भाई आप एक चीज़ बताओ कि एक तो कॉन्फ्रंटेशन वाले एरिया में क्यों हुआ, दूसरी चीज़ ये कि पुलिस वहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो थे, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे बैठे थे, उन प्रोटेस्टर्स को हटाने की बजाय उनके साथ में नेगोशिएट कर रही थी, उनके साथ में बातचीत कर रही थी कि आप हट जाओ, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और 20 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर वेट करना पड़ा। तो ये बोला बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि आजकल ड्रोन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं उनसे। अगर वो बात ठीक है कि उनकी गाड़ी बिल्कुल बुलेट प्रूफ थी और जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, एसपीजी के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने काम अपनी डिप्लॉयमेंट प्रॉपर रखी, पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल पूछे जाने चाहिए। पर्टिकुलर फिरोजपुर की अगर बात करें जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, बोला वहाँ पर सवाल पूछने की ज़रूरत है वहाँ के कलेक्टर से और वहाँ के एसपी से कि भाई साहब आपने क्या अरेंजमेंट्स कर रखे थे, किस तरीके से ये सारा जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ इसके पीछे आपकी क्या प्लान थी। ठीक है, दूसरा इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके पास में क्या इंटेलिजेंस अवेलेबल थी, क्या उनके पास में इतना आइडिया भी नहीं था कि भाई इतने 111 किलोमीटर की टोटल स्ट्रेच में कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंसिडेंट होने वाले हैं, और अचानक से प्राइम मिनिस्टर की कॉन्वॉय को या फिर ये पूरा जो जत्था था इसको रुकना पड़ा। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन को एक तरीके से हाईलाइट कर देता है कि जहाँ पर एक जो ऑफिशियल लेवल पे जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ना सिक्योरिटी का, वो चीज़ें बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है। यहाँ पर सोच समझ करके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं पूरे देश के लिए। ये तो 20 मिनट आपने रोक लिया, 20 सेकंड रोकना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर बाद में पॉलिटिक्स तो आपको पता ही है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि भाई भीड़ कम थी तो पीएम ने ये कर दिया वो कर दिया। ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी क्या ड्यूटी बनती है, उनको अपनी आंसरेबिलिटी शो करनी चाहिए कि भाई कहाँ पर कितना ब्लॉकेड है, कहाँ पर कितना इशू आने वाला है, इश्यूज़ को पहले टैकल करते,
फिर बात आ जाती है कि भाई रोड से क्यों गए प्राइम मिनिस्टर साहब, तो बोले वेदर कंडीशन को देखते हुए वहां से वहां पर रोड से जाने की वो ऑप्शन निकाला गया था। तो बोले इस तरीके से यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी शो करनी होती है कि आप जाकर के पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने अपनी शो करो, ये काम है पुलिस ऑफिशियल्स का। और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के खिलाफ में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनका क्या प्लान था। इसके अलावा जो एसपीजी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या प्लान किया, कितना कंसल्टेशन किया था सेंट्रल और स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में कि हाँ जी भाई कहाँ पर क्या सिचुएशन प्रिवेल करेगी। तो ये बात यहाँ पर बार बार बताई जा रही है। तो देखो बात ऐसी है कि चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी है, यहाँ पर प्रोटेस्ट होना, डिसेंट होना ये एक आम बात है, पर हम इसके प्रोटेस्ट या डिसेंट या डेमोक्रेसी के नाम पर क्या हम एक इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, जिस तरीके से उनका असैसिनेशन हुआ, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा झटका था, है कि नहीं। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब आपके लिए टास्क है कि बीइंग अ कलेक्टर आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, वो ड्यूटीज़ खंगालो। अगर आपके पास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, दैट्स ओके, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। नहीं दी हुई है तो आप ज़रूर सर्च करना कि कलेक्टर के नाते आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं एक ज़िले में। ठीक है, पूरी देख लेना आप अच्छे से, है ना। क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे, गेस्ट जो भी आएंगे उनके टुवर्ड्स आपकी क्या ड्यूटी होगी, वो सारी देख लेना आप। ठीक है जी। तो देखो इस डिस्कशन को थोड़ा लेंदी कर दिया, पर जहाँ तक है मेरी कोशिश रही समझाने की। थैंक यू वेरी मच। और बाकी एक और ये आर्टिकल आप खुद देख लेना, इनसिक्योर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर में लगातार जो इंटरवेंशन किए जा रहे हैं उनको लेकर के। तो एक बार इस पे और रीडिंग आप मार देना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।